आज के शो में। शहर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, जराइम की रोकथाम, अमनो अमान की बहाली कराची पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से नाज़रीन इस प्रोग्राम में हम कवरेज करते रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आती। नए पॉलिसी वाए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। बिलखुसूस ऐसे जो क्राइम्स हैं ये वो सारे जो कि रिपोर्ट हुए हैं। ये आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। पुलिस हमें ये कहती है, जो साबिक पुलिस चीफ थे वो कहते थे कि हमने जो क्राइम रिपोर्टिंग है उसमें इजाफा कर दिया, जो FIRs की तादाद है वो बढ़ चुकी है, इस वजह से ज़्यादा क्राइम्स अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ये वो तमाम स्टैटिस्टिक्स हैं जो रिपोर्ट हुए क्राइम इस पूरे साल के जो पहले 6 माह रहे हैं, यानी 1 जनवरी से लेकर जून 2021 के अख्ताम तक, 30 जून 2021 के अख्ताम तक जो इस वक्त क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जो कराची शहर में गाड़ियाँ छीनी गई उनकी तादाद 108 रही इन पूरे 6 माह के अरसे के दौरान। इसी तरह से जो शहर कराची में गाड़ियाँ जो चोरी हुई वो 811 हैं, चोरी होने वाली 811, छीनने वाली 108। कुछ ऐसी फिगर्स भी हमने हासिल किए हैं कि रिकवरी कितनी हुई वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन सब में ज़्यादा जो क्राइम इस शहर में रिपोर्ट हुआ, जिस पर हमने बड़ा डिटेल में प्रोग्राम इससे पहले भी किया था, कि सब में ज़्यादा इस शहर में जो कन्वीनियंट क्राइम हो गया है, जो आसान तरीन क्राइम हो गया है, वो मोटरसाइकिल का चोरी होना है। पार्किंग से या किसी भी जगह से मोटरसाइकिल चोरी कर देना है। इस सिलसिले में हमने आपको बताया था कि बच्चे भी, यानी 12, 13, 14 साल के स्कूल गोइंग भी एक गैंग पकड़ा गया था, और ये बड़ा कन्वीनियंट और ईजी, जिसे कहा जाए ईजी टू डू क्राइम हो चुका है। तकरीबन 23,000 से जायद इस 6 माह के अरसे में मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं जो पार्किंग में खड़ी हुई थी या कहीं खड़ी हुई थी। और इसी तरह से अगर छीना झपटी की बात की जाए तो तकरीबन 2200 के करीब बाइक्स छीनी गई हैं। ये छीनने से मतलब गन पॉइंट पर छीनी गई हैं, डकैती या चोरी की वारदात हुई है जो छीनी गई हैं। बाकी ऐसी थी जो खड़ी हुई पार्किंग से चोरी कर ली गई। सब में ज़्यादा क्राइम जो हुआ है। दूसरा नंबर पे जो दूसरा अहम क्राइम हमने देखा है शहर में वो मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग है, जो तकरीबन 12,000 से ज़ायद 6 माह के अरसे में मोबाइल फ़ोन जो है छीने गए हैं, और चोरी भी तकरीबन 1530 के करीब हुए हैं। अगर मजमूई तौर पर हम बताएं तो आपको ये 40,000 क्राइम्स हैं, 40,000 क्राइम्स हैं, रिपोर्टेड क्राइम्स हैं जो हुए हैं, और इनकी मालियत भी मैंने कैलकुलेट करी है। अगर आपको मोटरसाइकिल की कीमत, गाड़ी की कीमत, मोबाइल फ़ोन की कीमत, ये सब चीज़ों को जोड़ा जाए जो हज़ारों की तादाद में चोरी हुई हैं, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 3 अरब रुपए की मालियत के असासों से शहरी जो हैं उनका लूट लिए गए हैं इस शहर के इस 6 माह के अरसे के दौरान, जो जनवरी से लेकर जून के दौरान जो इस पर गुजरा है। तकरीबन 3 अरब मालियत की चोरी हुई है, उनका सामान लूट लिया गया है जो शहरी हैं इस वक्त इस शहर के। कोई पुरसान आलम है नहीं। हमने देखा था रिसेंटली गवर्नर सिंध ने कुछ बात की थी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, IG सिंध ने बात की थी। लेट्स हियर दिस के कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर ऑनरेबल क्या कहा था, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाइब्रेंट शहर इग्नोर हुआ और उसके अंदर ये सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट किसी तरह फंसा रहा। ये मुमकिन नहीं है कराची जैसे मैग्नीट्यूड शहर के अंदर कि आप हर गली, हर कोने पे, हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा कर दें। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हर रोज़ फ़ोन करके पूछता रहूं कि आज गली नंबर 16 का क्या हाल है और गली नंबर 17 का क्या हाल है, और 18 में क्या हुआ, और ये एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, और बंदा भाग गया तो क्यों नहीं, उसको पकड़ा क्यों नहीं। आज की दुनिया में इतने बड़े मैग्नीट्यूड का शायद ही कोई शहर हो जो सेफ सिटी में कन्वर्ट ना हुआ हो। और सेफ सिटी भी क्या, अभी तो हम सिर्फ कैमरा लगा के उनकी मॉनिटरिंग और डेटा कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अभी तो बड़ी सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं। सो दिस इज़ एटलीस्ट व्हाट कराची डिजर्व्स। दिस इज एटलीस्ट व्हाट कराची डिजर्व्स, गवर्नर सिंध ने कहा। और कुछ चैलेंजेस का IG सिंध ने जिक्र भी किया, लेकिन मैं आपको जो अभी फिगर्स बता रहा था 40,000 के करीब जो क्राइम्स हैं मोबाइल फ़ोन, बाइक, गाड़ियों के छीनने के, इसके अलावा भी नाज़रीन अगर आपको बताते चलें तो जो बहुत से ऐसे क्राइम जैसे मैंने कहा जो रिपोर्ट नहीं होते, मिसाल के तौर पे गाड़ी का साइड मिरर चोरी होना, गाड़ी का पैनल चोरी हो जाना, खड़ी गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो जाना, गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाना, ये वो क्राइम्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि ये ऐसे क्राइम्स हैं जिनका शहरी यूज्ड टू हो चुके हैं। बहुत से शहरी
करी तो साइड में ऑल्टरनेट एक रखते हैं रिप्लेसमेंट अपने पास, कि उन्हें पता है कि ये पार्किंग में खड़ी करेंगे। और बिलखुसूस कुछ इलाके ऐसे हॉट स्पॉट एरियाज हैं जहां लाजमी है कि ये सब चीजें हों। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से क्राइम्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते, यानी FIR ही नहीं कटती, और बहुत से क्राइम्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही, जिस तरह के ये क्राइम्स हैं। इसके अलावा जो बाइक्स की तादाद जो चोरी हुई है, जो छीनी गई हैं, वो तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए बनती है, 1 अरब 30 करोड़ रुपए। और ये वो इस वक्त एक गरीब की सवारी, एक आम आदमी की सवारी जिसे कहा जाए शहर में, जो मजमूई तौर पर ज्यादातर पॉपुलेशन है उसकी सवारी है, ये 1 अरब 30 करोड़ रुपए उसको लूट लिया गया। एक बिल्कुल कॉमन एक आम आदमी को, शहरी को लूटा गया। आप आखिरकार जो कहा जाए तो मुतवसत तबका जो पहले से महंगाई में पिसा हुआ है, उसको ये सब में ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 8 पेट्रोल पंप्स और बैंक रॉबरीज में तकरीबन 70 लाख रुपए करीब जो वारदातें हुई हैं वो लूट लिए गए हैं। 8 पेट्रोल पंप्स और एक इस वक्त बैंक्स की बात की जाए तो तकरीबन 70 लाख रुपए की लूटमार यहां पर हुई है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, नए पुलिस चीफ आने के बाद कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन उससे पहले IG सिंध ने इस बारे में क्या कहा है, लेट्स हियर दिस आल्सो। इस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रीट क्राइम्स किस तरह हल होंगे, इस पर गुफ्तगू की थी। क्या कहा था? स्ट्रीट क्राइम का तो हमने माना ना कि कराची में होता रहता है, जब तक इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, सेफ सिटी नहीं होगी और दूसरे अवामिल नहीं आएंगे, तब तक इसमें कमी नहीं आएगी। बहरहाल जो भी हमारे वसाइल हैं उसके हिसाब से जितनी बड़ी वारदातें वो ट्रेस हो जाती हैं, ये भी ट्रेस हो जाएगी। तो जो नए पुलिस चीफ आए, उनके आने के बाद से हमने देखा कि उन्होंने अज़म का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि हम आकर यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स को कम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके आने के पहले 30 दिन है उसकी एक रिपोर्ट हमने हासिल की है, उसमें तकरीबन 40 अफराद जख्मी और 8 अफराद इस शहर में अपनी जानों से गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से। और ये इस पर अगर कहा जाए कि ये जो इस शहर के अंदर छीना झपटी में ज़्यादातर किसी को शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी को गन से, गोली से 40 अफराद जख्मी और 8 अफराद अपनी जानों से गए। माल का नुकसान अलग हुआ है। ये सारे इलाके जो हुए हैं, जो जिन वाक़यात हुए हैं, ये लांडी, बिन कासिम, सईदाबाद, गिजरी, सच्चल, शारा फैसल, मौचको जो थाना है, माचको थाना, वहाँ और इसके अलावा दीगर इलाकों में रिपोर्ट हुआ है। 8 अफराद जानों से और तकरीबन 40 अफराद इनमें ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी अहम बात हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट, जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से टेक्नोलॉजी का जो इस पर इस्तेमाल है, जिस पर आज प्रोग्राम में बात भी होगी, जिस पर IG सिंध बात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कब होगा ये इस्तेमाल, किस तरह होगा, ये बड़े अहम सवालात हैं जो आज प्रोग्राम में उठाएंगे। घरों में वारदातों में तकरीबन हमने 243 वारदातें हो चुकी हैं, 16 करोड़ रुपए घर में वारदातों की सूरत में लूट लिए गए हैं। तो ये सारे एस्टोनिशिंग फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जिन पर आज प्रोग्राम में तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिरकार इनका हल क्या है और ये मजमूई तौर पर बढ़ क्या रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लियारी के हवाले से प्रोग्राम में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक लियारी में क्राइम और जो गैंग्स हैं वो दोबारा सर उठा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और बेसिक फैक्ट्स क्या है, खबर क्या है लियारी से, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखे हैं। आपको बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे हम सवाल उठाते हैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, पुलिस हमें बताती है कि सोशो इकनॉमिक रीजंस हैं, फिर ड्रग माफिया जो इस पर मंशियात फरोशी है उससे जोड़ा जाता है इस मामले को। मैं सिर्फ एक वाक़या बताते हुए आगे बढ़ाता हूँ प्रोग्राम को। मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब जमात इस्लामी के MPA भी लियारी से मौजूद है। मैंने लियारी का जिक्र किया था ब्रेक से पहले। इदरीस गिगी साहब जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस फॉर्मर रह चुके हैं, रेंजर्स स्पेशल टास्क सेल जो था उसके, वो भी साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। और भी हमारे साथ दीगर मेहमान होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब रिटायर्ड भी साथ होंगे। एक रिसेंटली एक कराची में उस्ताद को इस वक्त उस्मान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को इस वक्त मारा गया था। वहां पर भी हमने देखा कि जो असला था वो असला कहा गया कि मंशियात फरोशों से लिया गया था। PIB कॉलोनी में एक मंशियात फरोश से वो असला लिया गया था जिस असले से उनको हलाक किया गया, और उस वक्त जो पार्टनरशिप थी, यानी जिसने मारा और जिससे असला लिया गया, वो 50-50% थी। यानी इस बुनियाद पर असला लिया गया था कि 50% जो भी कमाई होगी इस असले से, जो भी स्ट्रीट क्राइम के जरिए कमाया जाएगा, वो आधा मंशियात फरोश को जाएगा और आधा जो है इस पर जो मार रहा है या जो भी काम कर रहा है, वारदात कर रहा है, उसको मिलेगा। तो यहाँ 2-2 हज़ार रुपए की एक पुड़िया के लिए इस वक्त ड्रग्स की या किसी भी किस्म के ड्रग्स के लिए हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है, यहाँ पर लोगों को जो उनकी अशिया से कीमती महरूम कर दिया जाता है, बाइक्स छीन ली जाती हैं, और ये इस वक्त सूरत हाल इस शहर के में नजर आती है। मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब, जैसा मैंने कहा कि लियारी से जो मुंतखब रुकन है सूबाई असेंबली के मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, आपने कुछ दिन कबल जिक्र किया था, आपने असेंबली के फ्लोर पर, सिंध असेंबली में भी आपने बात की कि कुछ जो लियारी में इस पर अमन के हवाले से कुछ आपके खदशात हैं, ग्रो ड्रग्स दोबारा आ रही है, ये वो क्या खदशात थे, जरा लोगों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक हसास और एक आप कहने के अलमनाक हमारे लिए मौजू को छेड़ा है।
लियारी के अंदर दोबारा एक बार फिर ये महसूस हो रहा है कि मंशियात फरोशों की बाकायदा सरपरस्ती की जा रही है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ मुतारिफ ग्रुपों में तसादुम भी शुरू हो जाता है। एरिए तकसीम किए गए हैं, फिर वो जो गैंगस्टर्स जो जेलों से छूट करके आ रहे हैं या जो बहाल किए जा रहे हैं, वो भी एक कुछ साजिश महसूस होती है कि जिसके नतीजे में बहरहाल लियारी की बदअमनी को और अमन को जो है वो खतरा मौजूद है। गुज़िश्ता 2 महीने कबल बाकायदा एक ही वक्त के अंदर लियारी की मुख्तलिफ इलाज के इंतजाम को स्नैचिंग की गई और मुसल्लह अफराद के गश्त शुरू के कर दिए गए, जिसके ऊपर मैंने बहरहाल असेंबली के अंदर बात भी। अच्छा, आपने आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुसल्लह जो गिरोह हैं उनकी सरपरस्ती की जा रही है, तो सरपरस्ती क्या सियासी सरपरस्ती की जा रही है? क्या सरपरस्ती से मुराद है आप? इसमें देखें, हुकूमत सिंध की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लियारी के अमन व अमान को कायम रखे और जब लियारी के अंदर मनपसंद ऐसे चोज का तकर्रुर किया जाए और उनके जरिए पर आप कह लें कि मंशियात का एक पूरा सिलसिला जिसकी सरपरस्ती होती, जाहिर सी बात है किसी से छुपी हुई नहीं है कि एक थानेदार के इल्म में मौजूद है कि उसके एरिया के अंदर कौन ड्रग सप्लायर है, कौन सप्लाई करता है, कौन मंशियात फरोख्त करता है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल के लिए भी इस काम को दोबारा बहाल करना चाहती है, क्योंकि लिए उसको इसके लिए एक सस्ते वर्कर मुयसर आ जाते हैं और उसके नतीजे के अंदर वो लियारी के मुख्तलिफ आबादियों को यरगमाल करके अपने डब्बे को पैलेट को जो है वो डब्बे पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है कि वो लियारी के अंदर अमन अमान को कायम रखे और मंशियात के इंतजाम के लिए अमली इक़दाम उठाए। मंशियात के ग्रोह दोबारा आ चुके हैं। आपने असेंबली में बात की और यकीनी तौर पे वही फोरम इस पर तो अप्रोप्रिएट भी था। इसके अलावा रेंजर्स या लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, यहाँ के आला ऑफिशियल्स तक आपने बात पैगाम पहुँचाया है कि आप जो नज़र आ रहा है, जो वहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ? जी, मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ रेंजर्स के, आप कहने ऑफिशियल से के इसके ऊपर बात हुई है, मैंने ईमेल्स की हैं, मैंने लेटर्स लिखे हैं, बराह रास्त मुलाकात यहाँ के विंग कमांडर से की है जो आप कह लें कि रेंजर्स के विंग को लेकर के चलते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दूसरी तरफ इख्तियारात की भी नूरा कुश्ती लगी हुई है कि रेंजर्स भी अपने इख्तियारात, यानी उसकी आंखों के सामने उसके हाथ में चीतरी राइफल भी होती है और सब कुछ होने के बावजूद उन्हीं आबादियों में सब कुछ हो रहा होता है, रेंजर्स की चौकियां कायम है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो ये तो किसी एक गेम का हिस्सा लगता है। बहुत ही सीरियस बात और बड़ी सेंसिटिव बात है जो आप बता रहे हैं कि बड़े ख़तरनाक हालात हैं अगर वापस हालात उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसका मैं रशीद साहब एक चीज़ और बताते हैं क्योंकि ये इसका जो असर है, इसकी सिग्निफिकेंस भी समझाएं लोग। लियारी में अगर हो रहा है तो इसका मतलब जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर मंशियात फरोशी है वजह स्ट्रीट क्राइम्स की, तो इसकी इम्प्लीकेशंस सारे शहर, पूरे शहर के अमन अमान पे पड़ेंगी ना। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कराची के अंदर 4 आबादियां इस तरह की हैं कि जहां पर मुनज़्ज़म मंशियात का कारोबार होता है। एक आबादी उसके अंदर लियारी है, दूसरा केमाड़ी की पूरी बेल्ट है, तीसरा आप चले जाएं सरजानी, मंगोपीर, गिडाप, ये सारी आबादियां पीछे मरीज तक आती हैं ये हैं। और फिर तीसरी आबादी जो आप कह लें कि सेंट्रल व्यू के ऊपर आप जाएं तो बनारस से लेकर के आपके डालमिया तक ये जितनी आबादी है इनके अंदर से ही सारी चीज़ें चलती हैं। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि जिससे बाकायदा मंशियात के ग्रोह पनपते भी हैं और पूरे शहर के अंदर मंशियात सप्लाई की जाती है। सितम ज़रीफी तो ये है कि इस वक्त एक 15, 16, 17 साल का नौजवान है, वो अपने एक नशे को पूरा करने के लिए मंशियात फरोशों के 10 टोक। अब्दुल रशीद साहब की लाइन में कोई प्रॉब्लम हुई है गालिबन? आवाज़ अब्दुल रशीद साहब, तो मेरी आवाज़ आ रही? रशीद साहब की लाइन दोबारा लेते हैं। इदरीस साहब ये फरमाएं, क्योंकि आप रहे भी हैं इस वक्त रेंजर्स स्पेशल टास्क सेल में और CPLC में भी रहे हैं इस वक्त, ये दोबारा से पनप रहा है क्राइम और फिर शायद इसकी इम्प्लीकेशंस जो बता रहे थे कि 4 तो वहाँ पर जगह हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं इस वक्त मंशियात के, इम्प्लीकेशंस पूरे शहर की नहीं क्या होंगी इदरीस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मंशियात की बात हुई, मैं ये समझता हूँ कि मंशियात जो फ़रोश का जो काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ इस शहर में, कम और ज़्यादा ज़रूर होता रहता है और हर क्राइम के पीछे
हर स्ट्रीट क्राइम के पीछे और बड़े से बड़े क्राइम के पीछे भी यही लोग इन्वॉल्व होते हैं, असला दे करके। जिस तरीके से आपने एक रेफरेंस दिया कि किस तरीके से 50% जी, तो ये सिलसिला मैं ये समझता हूँ कि पिछले 15 साल से उससे भी ज़्यादा से चल रहा है। तो इस वक्त जो एक फसाद की जड़ है, जो एक बुराई की जड़ है, वो ये मंशियात फरोशी और उनके सरगना जो लोग हैं वो हैं। पुलिस ने हमें बताया कि तकरीबन 1100 अफराद उन्होंने गिरफ्तार किए हैं जो मंशियात फरोशी में मुलव्विस थे। ये स्टैटिस्टिक्स पुलिस अक्सर हमसे शेयर करती रहती है, अभी भी मैंने प्रोग्राम से पहले पूछा। तो ये गिरफ्तारी का कोई फ़ायदा नहीं होता? कितने जो लोग गिरफ्तार होते हैं? देखिए, इसमें ऑब्वियसली एविडेंस ना होने की बिना पर और दूसरे वजूहात की बिना पे वो छूट जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रोल मैं ये कहूँगा कि अदालत का और उनका भी है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होते इनके खिलाफ, और सबसे बढ़ करके कोई कंप्लेनेंट नहीं होता जो इनके खिलाफ जाकर के कंप्लेन करे। सीसीटीवी अगर एविडेंस के तौर पे देखा जाए लीगली हो जाती है अदालत में? नहीं, सीसीटीवी पे 100% रिलाई नहीं होता है। एविडेंस और दूसरे चीज़ों को मिला करके ही जो है उस पर एग्जीक्यूट होता है, इससे पहले मुमकिन नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर बात कर रहे हैं कि वही दौर आ गया है, तो मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करूँगा इस बात पे, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि जहाँ पे 50-50 किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस महीने में होते थे। आज अगर आप देखें कि पिछले साल पूरे 11 किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हुए, तकरीबन यही नंबर्स जो है एक्सटॉर्शन के थे। एक्सटॉर्शन के आपको पता है कि कहीं जो है 50-50 केसेस डे के आते थे। तो उन चीज़ों से तो निकल गए। अभी जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम। तकरीबन पिछले साल 19-20 हज़ार मोबाइल छीनने के वाक़यात हुए और तकरीबन 35 हज़ार जो है 2 व्हीलर्स छीनने के वाक़या हुआ। ये जो 2 व्हीलर्स का जो वाक़या है ना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि एक गरीब आदमी अपनी जमा पूंजी पूरी कर करके एक बाइक खरीदता है और बाइक खरीदने के बाद ये बहुत ईजिली चोरी हो जाती है और इसका रिकवरी रेट भी बहुत कम है। तो इस पे ज़रूर वो होना चाहिए। ठीक है, मेरी है ना, आप कह रहे हैं कि हालात वो अभी नहीं है। अब्दुल रशीद साहब, आप साथ हैं दोबारा, क्या ड्रग्स के हवाले से हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर तो किडनैपिंग फॉर रैंसम और दीगर भी आपने देखा शहर का अमन अमान 2013 में बिलखुसूस 14 में जो हालात थे जब ऑपरेशन हुआ था, क्या वही हालात हैं या बेहतर हैं उससे? रशीद साहब, ख्याल है कि जी जो ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल थी उसने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ रखता हूँ कि हम क्यों उस वक्त का इंतज़ार करके तमाशाई बनते हैं। इस वक्त मसला ये है कि कत्ल नहीं हो रहे, लेकिन मंशियात फरोशी है, स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, और ये क्रिस्टल और ये आइस और ये चर्च और ये जितना कुछ है मौजूद, इसका खुलेआम ये बाजार बन गया है। मैं ये कहता हूँ कि यही है, तो उसके बाद फिर लोग अपनी इन चीज़ों को पूरा करने के लिए लोगों के हाथों में इस्तेमाल होते हैं। 25,000 रुपये में एक बंदे के कत्ल की कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। किसी भी नौजवान के हाथ में नाजायज़ रिवाल्वर पकड़ा कर के किसी से भी कोई हदफ हासिल किया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हालात तो नहीं है, लेकिन मैं लियारी की पैदाइश हूँ, लियारी के अंदर रहता हूँ, लियारी के अंदर चीज़ों को देखता हूँ। अगर मामलात यही कुछ रहे जो इस वक्त चल रहे हैं, तो आइंदा 2 साल के बाद बहुत भयानक सूरत हाल हो जाएगी शहर की। बड़ी अहम और अलार्मिंग बात है। वील टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं, इदरीस साहब से, और रशीद साहब भी साथ हैं और बात जारी रहेगी कराची के अमन अमान के हवाले से। मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं, और अलार्मिंग सिचुएशन है लियारी की इस पर, जहाँ पर मंशियात फरोशी पर फिर आ गई है। एक वाक़या आपको बताया भी मैंने उस्मान इंस्टीट्यूट का कि किस तरह गन ली 50% पे पार्टनरशिप पे मंशियात फरोश से। इस तरह के वाक़यात इस शहर में देखने में आ रहे हैं। जो भी आप इन्वेस्टिगेशन वालों से पूछें ये पता चलता है। इस ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हम आपके सामने स्टैटिस्टिक्स भी रख रहे हैं, क्राइम जो फिगर्स हैं वो भी रख रहे हैं। एक बड़ा अहम उनसर जो इस प्रोग्राम में अभी हमने उठा चुके हैं वो ये है कि लियारी के अंदर एक बार फिर सर उठा रहे हैं इस पर जराइम, बिलखुसूस मंशियात फरोशी के हवाले से। जो अभी हमें वहाँ के रुकन सूबाई असम्बली बता रहे थे मुंतखब के, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर भी आवाज़ उठाई है। वो कहते हैं रेंजर्स से, लॉ इन्फोर्समेंट से मिल भी चुके हैं, लेकिन ये बड़ा एक उनसर इस वक्त लोगों को एक और शहर में नज़र आता है कि लॉ इन्फोर्समेंट आखिर कर क्या रही है। वो सवाल उठाते हैं लोग कि आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट इस शहर में करती क्या है जब लूटमार होती है, जब कोई वाक़यात होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सिर्फ 30 दिन के अंदर इमरान मिन्हाज साहब के आने के 8 अफराद जान से गए, 40 अफराद जख्मी हुए स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान, और मुख्तलिफ इलाकों जहाँ ये हलाकतें हुई वो भी तफसीलात आपके सामने रखी। जो कुछ फिगर्स हैं 1 जनवरी से लेकर जून 30 तक की, अगर वो आपके सामने फिर से रख सकें, तकरीबन 40,000 क्राइम्स हैं जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं। इसमें
इसमें बकरे छीनने, गाय छीनने, साइड मिरर, पैनल निकाल लेना गाड़ी का, गाड़ी का शीशा तोड़ के लैपटॉप निकाल लेना, सामान निकाल लेना, साइड मिरर निकाल लेना, या और दीगर जो वारदातें बैटरी निकालने की, ये शामिल नहीं है। ये तकरीबन 3 अरब रुपए मालियत के सामान बनता है जो शहरियों से लूट लिया गया है। और सब में ज़्यादा जो क्राइम हुआ है, सब में ज़्यादा जो क्राइम इन 6 माह में हुआ है, वो 23,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स जो चोरी हुई हैं, छीनी नहीं, चोरी हुई हैं। अब ये चोरी किस तरह होती है? कन्वीनियंट और इजी क्राइम बन चुका है ये। मेरे साथ अहमद चुनावी साहब भी मौजूद है, फॉर्मर चीफ CPLC। अहमद चुनावी साहब, ये बिलवाक़यात हो रहे हैं और जो मंशियात फरोशी को जोड़ा जा रहा है इससे, उसके खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन भी करती है, हमें फिगर्स भी दे रही है कि हमने 1100 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन आदिज इफेक्टिव। और अभी लियारी की MP हमारे साथ है, वो कहते हैं कि रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, हम बोल रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा मंशियात फरोशी के खिलाफ। ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस मामले में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की पॉलिसी क्या है, जिसकी जितनी मौसर पॉलिसी होगी उतना ही ज्यादा जो है वो हम बेनिफिट दे पाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम ऐसा मर्ज है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता और खत्म हो भी नहीं सकता मौजूदा सूरत हाल में। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए एक बहुत बड़े जामे मंसूबे की जरूरत है। और जब आप ये देख रहे हैं कि आज ये जब ईद के दिन नजदीक आ रहे हैं, ये क्राइम जो भी आपने जिक्र किया कि ये उन क्राइम के अलावा है जो हो रहा है रोजाना, तो फिर मैं समझता हूँ कि कराची की पुलिस को ये चाहिए कि इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए जो हर वक्त इफेक्टिव हो, यानी ईद के दिन हो या फिर कोई और अहम ओकेजन हो जहाँ लोगों का रश ज्यादा होता है, गाड़ियां लेके लोग जाते हैं और फिर उसमें ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनते हैं बल्कि खुदा न खास्ता किसी फायर की सूरत में कीमती जान भी ज़ाया हो जाती है। और आपने ये देखा है कि ये अक्सर हुआ है खुदा न खास्ता। मैं ये समझता हूँ कि अब इतना बड़ा शहर हो गया है, कोरोना की जो पाबंदियां थी उस पर काफी नरमी बरत गई है, लोग बाजारों में हैं, सड़कों पर हैं, तो जाहिर है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की निगाहें जो है वो इन लोगों पर होती हैं और जहां रश ज्यादा होता है। कोरोना का जिक्र कर रहे हैं अहमद चुनावी साहब, मेरे साथ जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी रिटायर्ड साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जनिकार हैं। मैं पहले जनरल साहब को भी शामिल करता हूँ। जनरल साहब, ये अभी हमारे साथ लियारी के MP भी साथ थे, हमने देखा यहाँ बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लियारी, इसके कनेक्शंस हमने देखा था, नेक्सस भी फौरन मिलता था, बड़ा स्विफ्ट और बड़ा स्मूथ ऑपरेशन हुआ। रेंजर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर का अमन बहाल किया, पुलिस ने, सबने अमन बहाल किया। वो लियारी के MP कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर से मंशियात फरोशी वहाँ पे जो है ना वो सर उठा रही है और वो कहते हैं कि उसको मुबैना तौर पर जो हुकूमत है यानी जो सियासी पार्टी है उसकी पुष्पनाई हासिल है। तो जैसा क्या आपको लगता है कि इस ऑपरेशन को रिवैम्प करके हमें लियारी में जो मंशियात फरोशी को ख़त्म करना चाहिए? देखिए, ये तो कोई दो राय ही नहीं हो सकती कि जो मंशियात फरोशी है इसको हमें खत्म करना है। अगर आपको याद है जब जनरल बिलाल अकबर तो रिटायर हो गए, बेस्ट चले गए इसके लिए हमारे जी, वो जब DG थे रेंजर्स के, उन्होंने एक फिगर्स दी थी कि कराची में जो क्रिमिनलिटी की जो वैल्यू है ना वो समथिंग लाइक 263 बिलियन रुपीज उन्होंने कहा था। मैंने उसे प्राइवेटली बात की, उन्होंने कहा एक्चुअली तो फिगर से बहुत ज्यादा है, ये वो कंफर्म्ड है। कराची शहर का साइज और उसमें 2,263 बिलियन रुपए के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें, और उसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर कोई माफिया सर्वाइव नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, जो आप चाहे वेस्ट में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जब तक उनके जो पॉलिटिकल लिंकेजेस खत्म नहीं किया जाए और उनको आइसोलेट करके इस किस्म के जो गैंग्स हैं या ऐसे जो डॉन्स हैं या ऐसे जो क्रिमिनल गैंग्स को लीड कर रहे हैं, इन सबको आइसोलेट करके खत्म नहीं किया गया। और इसका जो आपका जो जुडिशियल सिस्टम है सारा, इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। बदकिस्मती से वहां पर भी हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, बहुत सख्त फैसले करने हैं और इन सख्त फैसलों की जरूरत है आपको। और ये हमारे जो सियासी कायदीन है, बदकिस्मती से इन सब के बहुत लोगों के नाम आते हैं इनके बीच में इसमें। तो हमें ये एहसास करने की जरूरत है हुकूमत को भी। और कराची एक और बड़ा मसला बना हुआ है नहीं में। देखिए सर, ये रेंजर्स से मैंने कहा कि सफाया कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि जो जैसे लियारी से रुकन है, ये कहते हैं कि ये दोबारा सर उठा रहा है और 2 साल बाद अल्लाह ना करे बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी अगर अभी नहीं रोका इस मसले को, क्योंकि मंशियात फरोशी से दीगर क्राइम्स भी उठेंगे। जी, तो फिर क्यों, कैसे उठ गया दोबारा ये क्राइम्स? देखिए, आपने अलाउ किया ना इसको, आपने अलाउ किया इसको, इस तरह अलाउ किया कि आपने पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं अपने करते रहे, उसकी वजह से वहां आप लोगों को सरफ नजर करते रहे, उनसे पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी आपके आड़े आई। आपकी जो प्रोसिक्यूशन थी पुलिस की बहुत कमजोर थी और पुलिस को इट्सेल्फ हमने इतना खोखला कर दिया सिंध में खास करके,
सारे पाकिस्तान में ये हाल है। एक सिंध की पुलिस का ये हाल देखिए आपके, कि वहां पर अभी पिछले दिन कैसे ही पकड़ा गया जो अफगान नेशनल था, ये बेसाब पुलिस जो भर्तियां हुई हैं उनको आपको सर आप कह रहे हैं पुलिस को बेकार कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को आप यहाँ देखें 8 बजे जब लॉकडाउन लगता है बंद करने के लिए, तो 7:45 बजे पुलिस आपको सारे बाजार बंद कर देगी, एक दुकान खुली नजर नहीं आएगी। जो उनको लेना है जो उठाना है भत्ता जो भी, वो तो बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। यही पुलिस बड़ा आसानी से सब पूरे शहर को बंद कर देती है, सन्नाटा हो जाता है सड़कों पे। यही पुलिस अगर चाहे, इनसे अगर आपके जो बॉसेस हैं वो काम लेना चाहे, तो यही एग्जैक्टली पॉइंट में कह रहा था कि पुलिस को आपने इस तरह खोखला कर दी, आप काम पे लगाए, पुलिस का सही काम है। आप देखिएगा कि पुलिस जब सही काम पे लगेगी, क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रीट्स को और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पहुंचने में किसी और के पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना ही कोई नॉलेज होती है। रेंजर्स को हमने इतना अर्सा से डिप्लॉय किया हुआ है, और पीरियड ऑफ टाइम रेंजर्स की जो एफिशिएंसी थी वो भी थोड़ी कमजोर हुई होगी, और साथ वो जो 24 घंटे वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी इफेक्टिवनेस है वो भी इफेक्ट हो जाती है। आपको आज ये बैठ के फैसला करना है अगले चंद दिनों में हमने क्या रोल प्ले करना है, किसने क्या काम करना है। किसी को कराची शहर की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, किसी को कराची शहर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान का इंजन है, सियासी तौर पर भी और इकोनॉमिकल भी। और खुदा न खास्ता कराची इस तरह डाउन होता रहा और कराची इफेक्ट हुआ, पहले भी आप देखिए बहुत सारी माइग्रेशन है कराची से, लोग अपर सिंध में, सदर्न पंजाब में, लाहौर, यहाँ पे आकर आबाद हुए हैं। तो बिजनेस कराची का सफर होता है सारा, वहाँ पे ये बड़ा गरीब दोस्त शहर है, हर बंदा वहाँ समा जाता है। सही। और इसका जो ये तो मटेरियल नुकसान है सर, ये है, मैं इद्रीस साहब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो नुकसान वैसे हो रहा है, एक उस्ताद हमने खो दिया, किस तरह के इतने लोग वैल्यूएबल लोग हैं जो सालों में बनते हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था, तो कोई साइंटिस्ट था, तो कोई कुछ था, कोई बैंकर था बड़ा, और 2 मिनट के अंदर कोई आलिम दीन था, कोई था, और आया एक बंदा सिर्फ मंशियात की खातिर, उसने 2000 रुपए की एक पुड़िया की खातिर उसने एक बंदे को जो पूरा असासा था इस मुल्क का उसको ख़त्म कर दिया। उसके स्टूडेंट्स, उसकी जो यूनिवर्सिटी या कोई भी वो फील्ड से था, वो सब इस वक्त बैठे, सबका नुकसान हो गया। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है सैदरी साहब। और फिर दूसरा, हमारी पुलिस, जिस तरह मैं अभी कह रहा था, लॉकडाउन लगाने तो बड़ी इफेक्टिव होती है, ये क्यों नहीं रोक पाती? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे बताया कि जो मंशियात फरोशी का जो काम है वो एक मेन जड़ है। हर चीज़ की एक बुनियादी जो अगर फसाद की जड़ है वो मंशियात फरोशी है। ये अच्छे घर के भी और मिडिल क्लास के लोगों को ये नशे के आदी बनाते हैं और फिर उनसे अपने मतलब के काम कराते हैं। असला देना, असलत के ज़ोर पे मोबाइल छीनना। मैं जो इससे पहले भी आपको बता रहा था कि जो 2 व्हीलर्स के जो नंबर्स हैं वो इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए कि कोई टेक्निकली इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि नंबर प्लेट्स वहाँ पे बड़े प्लास्टिक के नंबर प्लेट्स लगा करके हर आदमी चला लेता है। और ये भी देखा गया है कि जब स्नैप चेकिंग वगैरह होती है तो मोटरसाइकिल्स के चेसिस नंबर नहीं देखे जाते, इंजन नंबर नहीं देखे जाते। तो ये मेक श्योर करें, क्योंकि मोटरसाइकिल्स जो है ना, अभी जैसे आज 6 महीने का जो फिगर है, तकरीबन नियरली 25,000 छीनी जा चुकी हैं। अगर ये साल के आखिर चोरी हुई हैं, चोरी हुई हैं, तो ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है कि हर बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए, हर ऑफिस के नीचे, हर फैक्ट्री के नीचे मोटरसाइकिल पार्क होते हैं और बहुत इजीली उसके लॉक खुल जाते हैं और वो लेके चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसकी मार्केट, जहाँ पे ये चोरी की बाइक्स बिकती हैं, सबसे पहले उन पे काबू करें, ताकि ये बाइक छीनना और बाइक जो चोरी होकर के जो बिकती है वो बिकना बंद होगी। जब मार्केट इसकी स्लो होगी तो ऑटोमेटिकली ये चोरी होना भी बंद होगी। मार्केट तो पूरी दुनिया को पता है कहाँ है, इस वक्त ओपन मार्केट है, आपके गाड़ियों के तमाम पुर्जे आपको पता है शेरशाह में मिल जाते हैं, चोरी शुदा, हमें पता है, हम खुद भी जाके खरीद लेते हैं, आज ही चोरी वाला दे दो, वो ओरिजिनल से कई कीमत कम होता है, ओपनली है। तो इस पे कौन सा कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है सर? और दुकानदार को मुसल्ला तो है नहीं, कोई भी जाके बंद करा दे दुकान को जहाँ चोरी का सामान बिकता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे जाती है, जब लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पे जाती है, तो उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं समझता कि शेरशाह 100% ये चोरी के काम में डील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट भी होता है। इसकी दूसरी भी मार्केट्स हैं। इसी तरीके से फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, उस पर जब पुलिस ने और रेंजर्स ने जब क्रैक डाउन किया, तो अब ये फ़ोन जो है एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से दूसरे ममालिक में अफ्रीकन ममालिक में जा कर के बिकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलरिटी लगा दी कि आईमीज़ को रीड हो जाता है, आईमीज़ जो ट्रेस हो जाती हैं, उसके बदौलत पे अब ये चीज़ें एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो मार्केट जब आप इनकी बेचने को जब आप रोकेंगे, कटल करेंगे, तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली क्राइम में भी कमी आएगी। मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा शहर है, पुलिस जितनी है जितनी और रेंजर्स जितनी है वो काफी नहीं है इन चीजों के लिए, तो इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज भी लानी पड़ेगी। डायरेक्टर ऑपरेशंस रहे रेंजर्स टास्क सेल के, अभी यहाँ पे हमें जो रुकन थे सूबाई असेंबली के कह रहे थे कि रेंजर्स जो है वहाँ इख्तियारात का भी मसला चल रहा है, वो हम करें या वो करे पुलिस, ये क्या मसला चल रहा है सोचा है? देखिए रेंजर्स के पास जो इख्तियारात हैं वो किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग और टेररिज्म के हैं। ये चार फरोशी जो ये कह रहे थे लियारी में, ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्टली रेंजर्स के पास नहीं है। अगर रेंजर्स को इसमें शामिल कर लिया जाए स्ट्रीट क्राइम में, मंशियात फरोशी में, तो मैं ये समझता हूँ जितना इफेक्टिवली रेंजर्स ने पिछले 6 सालों में ये किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन ऑलमोस्ट जीरो पे लेकर आ गए, टेररिज्म जो है जीरो पे लेकर आ गए, इसमें भी नुमायां कमी हो सकती है। तो ये मिल करके ये एक चीज बनेगी, उनको इख्तियारात उनको जो है साथ मिल करके काम करने से जरूर फायदा होगा। नहीं तो वो कह रहे हैं कि सामने खड़ी हुई भी होती है रेंजर्स तो वो कुछ नहीं करती क्योंकि उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो ये तो बड़ी होपलेस शहरियों के, उन्हें तो नहीं पता ना कि क्या इख्तियारात हैं क्या नहीं है। और नहीं ये मैं इस बात पे नहीं मानता कि सामने खड़ी हो और वो ना करे। सबको पता है कि कहाँ क्या मंशियात बिक रही है, कौन कौन बेच रहा है। अभी बता रहे थे लियारी में कि हर जगह सबको पता है, सब कहाँ से मिलता है कहाँ से नहीं मिलता, कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखिए मैं 2020 तक डायरेक्टर ऑपरेशन रहा हूँ और जब हमारे पास ये बाइक्स के, फ़ोन के स्नैचिंग के या चोरी के वो आते थे, उसको भी हम लोग पुलिस को मामलत करते थे, हम ट्रेस करने में मदद करते थे और अगर हम पकड़ भी लेते थे तो पुलिस को दे देते थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि अगर इनको आप पकड़ भी लें तो कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं होता और उनको अदालत से सजा नहीं होती है। जब तक इस क्रिमिनल्स को सजा अदालत से नहीं होगी ये चीज कम नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई इस तरीके के लॉ बनाया जाए, ऐसा लॉ पास किया जाए कि अदालत में ये लोग जब जाते हैं पकड़ के, पुलिस भी पकड़ के देती है तो वहां से इजीली ये छूट ना जाए। आज आप पकड़ते हैं दूसरे दिन उनको जमानत हो जाती है। ये चीजें चेंज होनी चाहिए। उनको पता है कि अगर मैं इतना बड़ा क्राइम कर रहा हूं तो मेरी सजा क्या है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, दैट्स इट। और फिर वो अगली उसमें जमानत पे आकर के फिर वही काम करना शुरू कर देता है। जब तक सजा इसमें तयन नहीं होगी, जब तक सजा उनको नहीं मिलेगी, ये चीज इतनी आसानी से कम नहीं होगी। अभी गवर्नर साहब का भी आपको सुनाया, इन्होंने सेफ कराची कॉन्फ्रेंस में जो कहा था, आईजी साहब ने भी कहा, तो ये एक बात की है इस पर अहमद चुनाई साहब, आईजी सिंध ने कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं कर सकते, तो क्या रोक रहा है इस पर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के पुलिस को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट को? पैसा नहीं है या पैसा है उसका इस्तेमाल गलत हो गया है, करप्शन हो गई है, या इस वक्त विल नहीं है पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका कि वो टेक्नोलॉजी फराम कर दे? कि वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं इसको हल कर सकते, एतराफ़ भी कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़े, तो कौन इसको सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? एक बेसिक बात बताऊं, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट की विल नहीं होती कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं खराब हो, और हर आइडियल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी उसके दौर में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चाहे वो किसी किस्म का भी क्राइम हो, चाहे स्ट्रीट क्राइम्स हो, वो ना हो और पब्लिक को जो है सहूलत मिले। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हम सारा इल्ज़ाम जो है वो इस पर दे देते हैं कि जी हमारे पास टेक्निकल सहूलतें मौजूद नहीं है, हम पुलिस फुली इक्विप्ड नहीं है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हमारी है, 30,000 की पुलिस फोर्स है, वहाँ 32,000 की पुलिस फोर्स है कराची की, और हम ये कह देंगे कि ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ये हमें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, हमें जो है वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा एक मौसर किरदार लॉ एनफोर्समेंट में फिर रहता नहीं है। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमको हर वक्त में पूरी करनी चाहिए। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो मदद देती है ज़्यादा मौसर तरीके से। अगर हम ज़्यादा मौसर तरीके से करना चाहें तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉय की भी है और उसके लिए बड़ा काम भी होता है। हम मुकामी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को इस बात के तो ज़रूर जिम्मेदार करार दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लाने में उन्होंने बड़ी देर की है और अभी वो टेक्नोलॉजी जो चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना कि जी जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मैं समझता हूँ ये भी गलत है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, पुलिस का ही सब्जेक्ट है, और इसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो आवाम की बर्बादी और तबाही का सबब बनती है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी जो है वो इफेक्टिव कंट्रोलिंग का सिस्टम आना चाहिए। प्लस मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं इलाके के थाने को जो है वो लाइलमी होती है, ऐसा नहीं होता। इलाके के थाने को अच्छी तरह पता होता है कि जी उन इलाके के अंदर कहाँ सब पता होता है, चप्पे चप्पे का। सही कह रहे हैं, कहाँ जो है
वो क्रिमिनल्स रहते हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं सर कि पुलिस जो है वो बहाने बनाने के बजाय इस पर कोई एक्शन लेगी। आई लाइक टू थैंक यू गुलाम मुस्तफा साहब, अहमद चुनाय साहब, रिज़वी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, लियारी के रुकन सूबाई असेंबली अब्दुल रशीद साहब जिन्होंने हालात से आगाह किया। वील टेक अ ब्रेक, हम सिर्फ समराइज़ करने इस प्रोग्राम को आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हमने बताया कि इस शहर के लोगों के तकरीबन इस 6 माह के अरसे में 3 अरब रुपए मालियत का उनको नुकसान हो चुका है लूटमार स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से। इसमें बाइक्स का छिनना, गाड़ियों का छिनना और मोबाइल फ़ोन छिनना शामिल है। इसमें दीगर वारदातें शामिल नहीं हैं जिसके अंदर आपके गाड़ी की कोई और चीज़, आपकी बाइक का कोई और सामान या कुछ और इस पर जो छोटी मोटी चोरियाँ जिसको हम रिपोर्ट भी नहीं करते वो शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 30 दिन में जो नए पुलिस चीफ हैं उनके आने के 8 अमवात और 40 अफराद जख्मी हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में, यानी जानों का नुकसान भी हुआ है। चंद हज़ार रुपये एवज इस पर चर्च के लिए, ड्रग्स के लिए लोग इस पर मंशियात फरोशों के साथ मिलकर ये असलाह लेते हैं। उनकी पार्टनरशिप में जो हमने देखा है इन केसेस में सामने आया है। और ऐसे वैल्यूएबल लोग जो इस पर हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, मासूम लोगों को शहीद कर दिया जाता है, ड्यूरिंग मगिंग और तमाम चीज़ों के दौरान इस वक्त मार दिया जाता है। पुलिस आखिर क्या कर रही है? और पुलिस जो IG हैं वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, वो किस तरह मुमकिन है? बड़े अहम सवाल आज के प्रोग्राम में उठाए। फीडबैक दीजिएगा, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।